हेलो एवरीवन। ये पॉलिटी का पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने करा दिया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। और जो ये वीडियो देख रहा है इसमें मैं पहले थ्योरी करा रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस में क्या करा रहा हूँ, उसके साथ में क्वेश्चंस जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं उतने डिटेल्ड में इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं, बट आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और अगर किसी को डिटेल्ड में देखना है तो वो मेरी वन शॉट देख सकता है, ठीक है। वन शॉट की प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी की एक वीडियो मिलेगी, उसको आप देख सकते हो आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, ये जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ये क्यों आए, है ना, क्या मतलब है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे आप सभी को पता है कि हमारे देश में कई जगह मतलब राजा महाराजा शुरू में, अगर आप एंशियंट में जाते हो तो आप देखोगे कि भाई कभी मौर्यन समाज रहा, कभी गुप्ता साम्राज्य रहा। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो आप देखोगे दिल्ली सल्तनत आई, है ना। फिर उसके बाद आप जाओगे, आप देखोगे कि मुग़ल साम्राज्य आया। फिर उसके बाद जाओगे तो आप देखोगे कि भाई अंग्रेज आ गए। तो आपने ये जो ट्रेंड है, अगर आप, हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी। क्योंकि क्या था कि जब अंग्रेज़ों का राज आया, है ना, जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया तो उस टाइम पर क्या हो गया कि जो एक बेसिक राइट्स होते हैं ना, लाइक जैसे बोलने का अधिकार, रहन सहन का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का, ये बेसिक जो राइट्स होते हैं एक ज़िंदगी को जीने के लिए, वो बेसिक राइट्स भी हम लोगों से छीन लिए गए, है ना। तो इन सब, तो हम जो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई जो भी है, चाहे वो कोई सी भी, जैसे अनुसूचित जनजाति जाति का हो गया, उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था, ठीक है। या फिर मान लो कोई किसान वगैरह हो गए, है ना, उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था, ठीक। कोई भी हो, हमें बोलने का हक नहीं था, कहीं पर असेंबली करने का हक नहीं था, हम अपने धर्म को ठीक ठाक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे राइट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक इंसान को मिलनी चाहिए थी, एक ह्यूमन को मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो गया कि हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कह रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों की सोच यही थी शुरू में कि भाई जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हम ये मूवमेंट, लाइक जैसे गांधी जी ने आपको नमक बनाने का आंदोलन हम लोगों ने किया। तो इसमें क्या था कि नमक एक बेसिक नीड है, वो होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए जब हम लोगों ने आज़ादी पाई, तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को ही रखा गया। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का क्या देखते हो, प्रियम्बल देखते हो, है ना, प्रस्तावना देखते हो, तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि उसमें यही लिखा हुआ है कि जो हम क्या करेंगे, जो देश के नागरिक हैं उनका अपलिफ्टमेंट कराएंगे, उनको सोशली तौर पर इक्वल बनाएंगे, है ना, भाईचारा लाएंगे, उनके साथ में जस्टिस होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बड़ा आदमी आया आपकी ज़मीन छीन के ले गया, कोई भी बंदा आया आपका खून कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इतनी सारी चीज़ों को इक्वल बनाने के लिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स को लेकर आया गया, जो क्या करेगा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो संविधान है, वो किसने बनाया है, वो हमने बनाया है ना। वी आर द पीपल, उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो हम लोगों ने बनाया है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लोगों का रखवाला है, हम लोगों की क्या करेगा, हम लोगों की सुरक्षा करेगा, है ना। तो हम लोगों का जब वो रखवाला है तो हम लोगों के राइट्स को बचाने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसको लाया गया, फंडामेंटल राइट्स को लाया गया कि कोई सा भी पर्सन हो, उसको क्या है, उसके कुछ राइट्स होने चाहिए जो उसके बेसिक जीवन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। और जिस राइट्स को कोई भी क्या कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कोई भी हो, वो हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये पावर कहाँ से आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से आ रही है, जो हम लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। फिर क्या होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम मौलिक अधिकार कह रहे हैं, ये हमारे पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करता है, ठीक है। जिसके अंदर आर्टिकल 12 ये बताता है कि भाई जो स्टेट है, शब्द मतलब जो राज्य है, वो राज्य किसे हम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन को बताता है कि ये राज्य जो है क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों को क्या करता है, डिफाइन करता है आर्टिकल 12। फिर आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है। आर्टिकल 13 जो होता है,
मान लो अभी आप पढ़ोगे कि बहुत सारे अधिकार आपके पास में है, लाइक जैसे आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं भी जाने का अधिकार है, आपको कोई सा भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, कोई सा भी बिजनेस करने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार आपको मिलेंगे अभी, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अधिकार प्रॉपर फॉलो हो पाए। कोई ना कोई ऐसा आपको मिल सकता है, कोई मंत्री मिल सकता है, कोई प्राइवेट बंदा मिल सकता है, आपकी गली का ही कोई अंकल मिल सकता है, आपका ही कोई रिलेटिव हो सकता है जो आपके जो अधिकार दिए हैं उसको फॉलो ना करने दे। जैसे मान लो आपको पढ़ने का अधिकार है लेकिन आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप सपोज मान लो कि एक कम्युनिटी से आ रहे हैं जहाँ पे एक धर्म है जिसको आपको फॉलो करना है, बट जो आपके पास पड़ोस वाले हैं वो चाहते हैं कि नहीं आप इस धर्म को फॉलो करो, उसको मत करो। तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो राइट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, चाहे कोई सरकार कर रही है, चाहे कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, कौन बचाएगा आपको, है ना। हमने ये तो कह दिया कि ठीक है आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स की रखवाली करेगा कौन, है ना। किसके पास आप जाओगे अगर कुछ होता है तो, कि मेरे को ये नहीं करने दिया जा रहा, मेरे को इस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, मेरे को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू, है ना। क्या होता है, जैसे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इसके अंदर हाई कोर्ट होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कुल मिलाकर क्या होती हैं, एक तरीके की आपके रखवाले हैं। और मेनली क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो है, मैं अभी आर्टिकल 32 बताऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन होता है तो वो आपका क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। ठीक है। इसी में ही क्या होता है, आर्टिकल 13 भी इसी से रिलेटेड है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो अपना लोकसभा में कोई बिल पास हुआ है ना, पार्लियामेंट है, अपनी संसद है, उसमें क्या हो गया कि कोई एक बिल ऐसा पास हो गया जो सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए तो पास करा लिया, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक बेसिक जो फीचर होता है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल का, उसका क्या होता है कि एक बेसिक फीचर होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेसिक लिखी हुई है। वो किस तरीके का है, लाइक जैसे मान लो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बना है, तो उसकी एक समरी है, उसकी गाइडलाइन है वो, कि जिसके बेस पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको आधार रखकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो हम कोई सा भी ऐसा लॉ, कोई सा भी ऐसा बिल, कुछ भी ऐसा नहीं ला सकते जो क्या करे, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो प्रियम्बल है उसको क्या करे, मतलब उसका उल्लंघन करे, उसको काटे। ठीक है ना। तो अगर कुछ भी ऐसा आता है जो उन चीज़ों के अगेंस्ट में होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल 13 है, जो क्या करता है, एक पावर देता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना। जिसमें क्या होगी, अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करेगी, जुडिशियली रिव्यू करेगी चीज़ों को कि भाई ये गलत है कि सही है ना। और अगर उनको लगेगा कि गलत है तो वो उस लॉ को ख़त्म कर देगी, है ना। तो ये क्या है, पावर दी गई है, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन भी आता है। फिर एक्चुअली जो राइट जो होते हैं, फंडामेंटल राइट, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है इसका, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 है। ठीक। सबसे पहले क्या होता था कि जो राइट्स थे वो टोटल 7 थे, अब टोटल 6 रह गए हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सारे ही समान हैं। मतलब लॉ हर किसी को बराबर नज़र से देखता है। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, अगर ए कितना ही ज़्यादा पावरफुल हो, पैसे वाला हो या रिच हो, कुछ भी हो, है ना, और बी कितना भी गरीब हो, कैसे भी जगह से आता हो, लेकिन अगर इस बंदे ने खून किया है और इस बंदे ने भी खून किया है तो दोनों को बराबर नज़र से ही देखा जाएगा। ये बस फिलहाल के लिए कहने की बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो भी है, लॉ यही कहता है, जो संविधान है वो यही कहता है कि लॉ सबके लिए बराबर है। ठीक है। कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले, अब भी ऐसा होता है कि जो रिलीजन हो गया, रेस हो गई, कास्ट हो गया, सेक्स, बर्थ, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, भेदभाव किया जाता है ना। जैसे मान लो पहले क्या होता था, जो अंबेडकर के टाइम पर, या फिर अपने जो अंग्रेज वगैरह थे उनके टाइम पर, या और भी नीचे चल जाओ, जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे, उनको बहुत जगह पर एंट्री नहीं मिलती थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, टच करने के लिए मना किया जाता था, मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ये सारा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना। अब जैसे आपने देखा होगा लड़के और लड़की के बीच की असमानता, क्या होता था कि जैसे अगर लड़के मर जाए तो लड़की को भी उसी के साथ जला दिया जाता था, है ना।
तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको सती प्रथा वगैरह कहा जाता था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो गई जिसके बेस पे क्या होता है कि सोशली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो दोनों को एक माना जाए, हर एक रिलीजन को एक माना जाए, रेस के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कास्ट के बीच में, सेक्स के और बर्थ के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसलिए इस लॉ को लाया गया, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना। तो अगर कोई भी इस चीज़ को वायलेट करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और हर किसी को बराबरी का दर्जा मिलेगा, है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लाइक जैसे मान लो कि नौकरी आई, है ना, सरकार ने 1000 नौकरियां या 10,000 नौकरी लेकर आए, तो हर किसी को बराबर राइट होगा उस पर क्या करने का, अप्लाई करने का। लेकिन आपने देखा होगा, आप कह सकते हो मुझे कि सर ये तो आप ठीक कह रहे हो कि 10,000 नौकरियां आई, है ना। 10,000 नौकरियों में क्या हो गया, लेकिन कुछ तो हमने क्या कर दी, जैसे 5,000 हमने दे दिया अनरिजर्व्ड कोटा को, है ना। फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 1,000 हमने दे दी एसटी कैंडिडेट को। ठीक, फिर उसके बाद हमने 1,500 दे दी किसको, एससी कैंडिडेट को, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या कर दी, 2,500 दे दी हमने ओबीसी कैंडिडेट को। तो इनका तो आरक्षण है, इनका तो रिजर्व्ड कोटा है, इनका भी रिजर्व्ड कोटा है। तो इसके बेस पे क्या हो रहा है, ऐसे ही तो आप क्या कर रहे हो, ये जो 5,000 वाली है जो अनरिजर्व्ड है, इनके साथ में भेदभाव कर रहे हो, है ना। किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या है कि इसमें कह रहा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अपॉर्चुनिटी, हर किसी को बराबरी का मौका मिलेगा। लेकिन क्या है कि इसमें भी ये भी कहा गया है कि जो पिछड़े लोग हैं, है ना, जो अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े लोग हैं, जिनके पास में वो चीज़ें ही नहीं है, लाइक मान लो ये बंदों ने तो 10वीं पास कर रखी है, लेकिन उन्होंने 10वीं पास ही नहीं करी। ठीक, तो इनका कहने का मतलब है कि हम जो ऐसे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग से सपोर्ट करेंगे ताकि वो भी ऊपर आ पाए। तो इसी की वजह से क्या हो गया कि इनको रिजर्वेशन मिला। ठीक है, और इसलिए इसको इसके अंदर नहीं माना जाता कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि जो पहले से ही बिछड़े हुए हैं उनको ऊपर लाया जा सके इक्वली तौर पर, तो इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा रही है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। फिर ऐसे ही क्या है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको पता है छुआछूत पहले बहुत होता था, जो भी छोटी जाति के लोग थे उनको हर एक चीज़ में, जैसे वो गली से आए तो बंदे घर के अंदर घुस जाते थे। ठीक, किसी भी जो कुआं वगैरह है उसमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, मटके वगैरह में पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। अगर कोई गलती से छू ले तो वो बंदा तो गंगा नहा के आ जाता था, और वो पिटवाते भी थे। तो इन सब चीज़ों को बंद करवाने के लिए क्या लाया गया, आर्टिकल 17 लाया गया, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 18। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले बहुत सारे टाइटल चलते थे जिसके बेस पे लोग क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे या फिर अपना दबदबा बताने की कोशिश करते थे। जैसे राजा महाराजा धीराज हो गया, है ना, कोई भी हो गया, कोई कुंवर हो गया, राजकुमार हो गया, पद्धति दे देते थे तगड़ी तगड़ी कि ये वो है फलाना है। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारा ऐसा यूज़ लोग बाग इसका क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे। तो इसी चीज़ों के चलते, और देखो हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, सारे लोग समान हैं। तो इसलिए क्या कर दिया गया, इन टाइटल को हटा दिया गया, क्योंकि इन टाइटल का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए टाइटल हटाया गया, लेकिन दो टाइटल रख दिए गए। एक तो मिलिट्री, मतलब जो सैन्य टाइटल होता है, क्योंकि देखो जब कोई बंदा कैप्टन होता है, कर्नल बनता है, तो वो एक ऐसी उपाधि है जो देश के लिए उसने करा है, मतलब वो उसने कमाया है। तो इसलिए इसको रख दिया गया। फिर उसके बाद एकेडमिक रख दिया गया, क्योंकि आपने उसको पढ़ाई करके अर्जित किया है, वो आपको ऐसे ही नहीं मिली। तो इसलिए इन दो टाइटल को रख कर बाकी सारे टाइटल्स को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी, जो मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी अनइक्वालिटीज़ हैं, है ना। जैसे आपने ये अभी मैंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला बताया, लेकिन इसके अंदर ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो ऐसे ही इन सब के अंदर कहीं कहीं पर क्या है, आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। लाइक जैसे हमने देखा पहला कि जो इक्वालिटी होती है कि हर किसी को लॉ के समान सेम माना जाएगा, कि अगर कोई दो बंदे खून करते हैं तो दोनों के लिए सज़ा सेम होगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 361, और अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होता। मतलब क्या होता है कि जब तक वो अपने पद पर है तब तक वो किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होगा। किसी भी जो
न्यायालय है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, उसको जवाब नहीं देना पड़ता। ऐसे ही आर्टिकल 361A2, इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, वो जब तक उस पद पे रहता है कभी भी उसको गिरफ्तार नहीं करते। या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, कोई स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, है ना, राज्य का विधानमंडल में कोई है, तो इन सब के खिलाफ क्या होता है कि इस तरीके से तुरंत एक्शन लेकर कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को और आर्टिकल 360A2 इनको पावर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, ये रहा, ये देखो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये क्या बता रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे क्या होता है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा में क्या होता है कि अभी राहुल गांधी किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, कभी मोदी जी किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, कभी कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है ना। तो उस टाइम पर आपने ये देखा होगा कि ये आपसी झगड़े के लिए इनको कोई जेल नहीं भेजता या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो आर्टिकल 105 है उससे पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, और आर्टिकल 194 है उससे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनको पावर मिलती है कि कुछ भी, कोई ये जो पार्लियामेंट में वोटिंग चल रही है या कुछ भी कह रहे हैं, इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही जो गवर्नर प्रेसिडेंट हो गया आर्टिकल 361, और गवर्नर जो आर्टिकल 361A2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नर जो होता है वो आंसरेबल नहीं होता किसी भी कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्टिकल 31C, ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में हमने क्या देखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक लॉ के सामने हर कोई क्या है, समान है, ये कह रहा है। लेकिन आर्टिकल 31C इसका क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। इट प्रोवाइड दैट लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेंट इन क्लॉज B, C ऑफ आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेट ऑफ आर्टिकल 14। ये आपको समझ आएगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे कुछ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, स्टेट की कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे स्टेट ने क्या करा, कहा कि भाई मैं, मेरे राज्य में जितने भी SC कैटेगरी के लोग हैं हम उनको आरक्षण इतना देंगे, तो उसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, तो यही मैं इस टाइम पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ पर तो स्टेट क्या कर सकता है, अपने हिसाब से स्पेशल अपॉर्चुनिटी जो पिछड़े लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सकता है ना, तो यही वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 19 से 22, जो नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। ठीक है, लाइक जैसे एक है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं भी आप असेंबल हो सकते हो, कोई सी भी एसोसिएशन और यूनियन आप बना सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, कोई सा भी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस आप कर सकते हो। लेकिन ये जो आर्टिकल 19 है इसको कहा गया है, आर्टिकल 19 इज़ नॉट एब्सोल्यूट रीजनेबल। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। क्या मतलब है इसका, आर्टिकल 19, ये जो एब्सोल्यूट वर्ड है इसका क्या मतलब है, या जो ये अनुच्छेद 19 है इसका क्या मतलब है। लाइक मान लो आप बोल रहे हो, है ना, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 लोगों को भड़का दे, किसी की जाति पर आप बोल रहे हो, है ना, किसी की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हो। ठीक, तो ऐसा नहीं आप कर सकते। आप बोल सकते हो, लेकिन वही बोल सकते हो जो पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी और डिसेंसी यानी जो शालीनता है, सभ्यता है, उसको नुकसान ना पहुंचाए। आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर देश से कोई दौरा चल रहा है, या फिर मान लो कि आप पार्लियामेंट के बाहर 100 बंदे लेकर अचानक से असेंबल हो गए और ऐसा लगने लगा कि भाई आप पार्लियामेंट के बंदों को मारोगे, तो ऐसी असेंबली आप नहीं कर सकते। आप पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी और डिसेंसी फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई एसोसिएशन बना रहे हो, लेकिन ऐसा एसोसिएशन नहीं बनाना कि बंदूक बंदूक लेके चल पड़े और कहीं कोई मिलेगा तो उसको मारना है, नहीं, ये सब नहीं कर सकते। मूवमेंट आप कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के भी घर में घुस जाओ आप, है ना, रेसिडेंस आप कहीं पर भी रह सकते हो, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर अलाउ है। हर जगह बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अलाउ नहीं होता, वो प्रीमियम मतलब प्राइम सिक्योरिटी वाला एरिया होता है। कोई सा भी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गांजा बेच रहे हो। ठीक है, गांजा नहीं बेच सकते, वही कर सकते हो जो अलाउ है। इलीगल ट्रेड आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कोई बम बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ये सब नहीं कर सकते आप। तो इसलिए इसको कहा गया है कि 19 इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 20 या जिसको अनुच्छेद 20 कहते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, डबल जियोपार्डी, सेल्फ
इंक्रिमिनेशन है ना। तो ये आर्टिकल जो 20 है, 19 से 22 देख लिया हमने। आर्टिकल जो ये 20 कहता है, ये कहता है कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कुछ भी ऐसा, मान लो कोई लॉ आने से पहले तक कुछ भी जो चलता था, एकदम से लॉ आया, तो जिस टाइम पर लॉ आया, जब वो इनेक्ट मतलब चालू हुआ, तो उसके बाद अगर कोई मान लो दो कंडीशन है ना। एक, इस दिन लो आया, ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि कोई भी बंदा अगर मर्डर करता है तो उसको फांसी मिलेगी, है ना। और इससे पहले ऐसा लो था कि कोई भी बंदा अगर मर्डर करता है तो उस टाइम पर कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, या फिर ऐसा मान लो उसको 10 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बंदा, क्या हो रहा है कि इस टाइम पर उसने कोई फांसी कुछ काम किया, कांड किया, ठीक है, किसी को मार दिया, मर्डर हो गया, लेकिन अगर ये बंदा, इसका केस चल रहा है और ये केस यहाँ पर जाके फाइनल हुआ है, मतलब डेट के बाद जाके फाइनल हुआ है, लेकिन इसको सजा इसकी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जब ये हुआ था तब ये लॉ नहीं था, इसी को कहते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या है कि लाइक जैसे आप एक मर्डर करो तब भी फांसी है, दो मर्डर करो तब भी फांसी है, आपको दो बार फांसी नहीं दी जा सकती, या फिर सेम ऑफेंस के लिए आपको दोहरी सजा नहीं दी जा सकती है ना। फिर ऐसे ही क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आत्मदोष सिद्धि से सुरक्षा। मतलब आप क्या कर सकते हो, खुद के खिलाफ वोट नहीं दे, वो नहीं कर सकते कि हाँ मैंने खून किया है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कहीं पर भी अगर जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके प्रेशर में मैंने क्या करा, आपके बच्चे अगवा कर लिए, आपने क्या कर दिया, जाके वहाँ पे बयान दे दिया कि हाँ सर मैंने खून किया है। तो ऐसे बयान जो होते हैं ना वो माने नहीं जाते, ठीक है। तो आप खुद को, खुद के लिए वो नहीं कर सकते, बयान नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मिसयूज होने लगेगा, तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, जीने का अधिकार, और आपका खुद का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपकी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, इसकी स्वतंत्रता मिलती है, तो आपके पर्सनल लिबर्टी में भी कोई हेरफेर नहीं कर सकता है। फिर आर्टिकल 21A जो बाद में ऐड हुआ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 तक के बच्चों को, ठीक है। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड प्रिवेंशन डिटेंशन। मतलब ऐसा अचानक से आपको क्या कर सकते हैं, जो मनमानी गिरफ्तारी वगैरह नहीं आपकी करवा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो कुछ भी आपको अगर प्रोटेक्ट किया, अगर ये किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको प्रॉपर बताया भी जाएगा। आपसे क्या होगा कि आपको मौका भी दिया जाएगा वहाँ जाके कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी हो गई या कुछ, जब तक तगड़ा ना हुआ हो तब तक आपको इस तरीके से आर्बिट्री तौर पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन, है ना। प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप हमें ऐसा लग रहा है कि वो कोई बंदा है XYZ, वो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, या मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि एक वो ग्रुप चल रहा है जो क्या कर रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है मुंबई में, तो आपको पता चल गया कि ये बंदा शामिल है। तो उस टाइम पर आप उसको बिना बताए, बिना किसी ट्रायल पर, बिना दोषी सिद्ध किए आप उसको पकड़ के लेके जा सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो क्या है कि फ्यूचर में हो सकती है ना, जो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, ऐसे पर्पस पे जब हम पकड़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, है ना। कि जिसमें क्या है कि कोई क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा मान रहे हैं, ऐसा संदेह कर रहे हैं, ऐसा सस्पिशन हो रहा है कि ये कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, आर्टिकल 19 जो होता है ना, इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 जो होता है नेशनल, मतलब देखो क्या होता है कि आगे चलकर आप पढ़ोगे कि नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, 352। तो आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि आपके बहुत सारे राइट्स जो होते हैं ना, उसको सरकार क्या करती है, टेम्पररी तौर पे सीज कर देती है। क्योंकि क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जब इमरजेंसी लग जाएगी तो आप बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल रहती थी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इस केस में सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स क्या होता है, सस्पेंडेड हो जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद आर्टिकल 21 और 22 जो होते हैं ना, ये रद्द नहीं किए जाते हैं। भाई ये आर्टिकल, सॉरी, 21 और 22 नहीं होगा, इसको सही कराना पड़ेगा, ये 20 एंड 21 होगा, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 जो होता है
वो क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। 2021 2021 ऐसे याद रखना आप। फिर आर्टिकल जो नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी तरीके का शोषण। ठीक है, तो इसके अंदर दो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। मतलब आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को कहीं उठाया, कहीं पर भीख मंगवाने के लिए बेच दिया, या कहीं किसी से भीख मंगवा रहे हो, या आपने थाईलैंड किसी बच्ची को उठा के वहाँ पे बेच दिया। ये सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते हो। और किसी भी बच्चे से फोर्स्ड लेबर या फिर जो ह्यूमन है उससे आप ज़बरदस्ती जबरन काम नहीं करा सकते, फोर्स्ड लेबर आप नहीं करा सकते हो। आर्टिकल 24 बैन ऑन चाइल्ड लेबर। ये क्या कहता है कि कोई से भी बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते जो 14 साल से नीचे का हो, और फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। मतलब किसी वैसा प्लेस हो जो अच्छा हो, ठीक है, तो और बच्चे की थोड़ी वो रहे कि हाँ भाई सर काम दे दो, तो उन सब जगह पे हो सकता है। बट जो ऐसे प्लेसेस जो हजार्डस प्लेस हैं, उन पर आप किसी बच्चे से 14 साल का अगर वो नीचे का है तो उस पर आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में रखा गया है। ये मतलब धर्म के लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको कहा जाता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। मतलब आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, किसी को चुन सकते हो और उसकी पूजा कर सकते हो। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप जो धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंधन करने के लिए आप स्वतंत्र हो, है ना। आप कोई से भी रिलीजियस अफेयर हो उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हो। आर्टिकल 27 नो टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन। और अगर आप किसी भी धर्म की प्रचार कर रहे हो, जैसे कुछ भी कर रहे हो, आपने कहीं पर कोई मेला लगवाया, कहीं पर कुछ करवाया, कहीं पर कुछ करवाया, अगर आप उसका प्रचार करवा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन। आर्टिकल 28 नो फोर्स्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गिवन एडेड इंस्टीट्यूशंस। कह रहा है कि कोई सी भी ऐसे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं, वो बच्चे जो उसके अंदर पढ़ रहे हैं उनको किसी भी रिलीजियस को फोर्स फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती, है ना। धार्मिक शिक्षा जबरन नहीं दे सकती है, ठीक है। फिर आते हैं दो आर्टिकल्स और, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना। मतलब आपकी जैसे मान लो कि लैंग्वेज है, आपकी अपनी एक बोली है, आपका अपना एक कल्चर है। तो कह रहे हैं कि अगर आप जैसे बहुत कम हो गए संख्या में, अब जैसे मान लो कि कोई हिंदू है ना, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट सबका अपना अपना एक लोकल कल्चर भी होता है ना। जैसे मान लो किसी आदिवासी के पास जाओगे तो वहाँ का अपना एक लोकल ट्रेंड होता है, उनकी खुद की एक लैंग्वेज हो सकती है, खुद की एक बोली हो सकती है, खुद का एक कल्चर हो सकता है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, माइनॉरिटीज़ में जो आ गई, ठीक। और जो बड़ी है वो तो उनको तो खतरा होता ही नहीं है एक्सटिंक्ट का। फिर आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे मान लो कि उर्दू है ना, तो क्या हो रहा है कि ऐसा माना जाता था कि वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी संख्या। तो इसलिए ये राइट बनाया गया कि जैसे क्रिश्चियन हो गए, उर्दू हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, इनको खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की आज़ादी है माइनॉरिटीज़ को, है ना। ताकि ये क्या कर पाए, अपनी जो कला संस्कृति इन सबको क्या कर पाए, बड़ा कर पाए, फैला पाए, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 30 तक। फिर आर्टिकल 31 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 31 जो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का अधिकार था, जो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ये 7वां फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर क्या हो गया कि इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, वाज दैट प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्री डिप्रीवेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ और एडिक्वेट कंपनसेशन। मतलब क्या होता था कि ये एक मौलिक अधिकार था। अब जैसे मान लो कि क्या हो गया कि कोई स्टेट में कोई काम चल रहा है, वहाँ पर किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, कुछ पड़ा, तो ये प्रोटेक्ट करता था कि आप अचानक से उसकी ज़मीन को हड़प नहीं सकते, है ना, उसको उसका मुआवजा देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें थी जो जिससे क्या हो रहा था कि सरकार गवर्नमेंट के बीच में और जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उनके बीच में क्लैश होते रहते थे। तो इन सब चीज़ों के चलते क्या कर दिया गया, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्या हो गया, फंडामेंटल राइट बन गया, है ना। तो इसके चलते क्या हो गया कि बार बार
क्या होता था कि मान लो कोई लैंड रिफॉर्म करना हो, कोई ज़मीन के जो लॉज हैं उसको चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें कोई ना कोई आके केस डाल देता था। तो इन सब चीज़ों के चलते आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। कब हटाया? 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ, है ना, जो संशोधन हुआ, उसमें इस आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको आर्टिकल 300A में, जिसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति का अधिकार, उसमें रख दिया गया। तो आपको पता है कि एक फंडामेंटल राइट यानी जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं और एक नॉर्मल राइट, दोनों में काफ़ी अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि क्या होता है कि फंडामेंटल राइट में अभी आप आगे चल के देखोगे कि नॉर्मल बंदा हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी में नहीं हो पाती। तो इसलिए इसको यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया गया। और तो फिर आर्टिकल 7 से जो 7 से 6 हो गए टोटल अपने जो फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है भाई, ये हमारी CM 5.0 की बुक है, 2000 बेस्ट क्वेश्चंस की है, अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, फॉर्मूला कॉपी, कैलकुलेशन सीट्स, डेली वार्म अप बूस्टर। और मेन इसकी बात यह है कि आप 10,000 क्वेश्चन नहीं कर सकते एग्जाम से पहले। आप एग्जाम से पहले 2000 क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर कर सकते हो। और एक बार आपने इसको लगा ली और एक बार आपने इसको रिवाइज कर लिया, जस्ट 2 बार, आपको कोई कोर्स, कोई वीडियो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी अगर आप फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो 197 में आपको मिल जाएगी, तो अभी बाय करो। इसका बहुत ही लिमिटेड जो एडिशन है वो अब बचा हुआ है, स्टॉक्स ज़्यादा है नहीं। ठीक नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। फिर आता है उसके बाद आर्टिकल 32 जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब मैंने यही बताया कि क्या होता है कि आपको इतने सारे फंडामेंटल राइट्स मिल तो गए कि आप, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम है, फलाना फ्रीडम है, लेकिन अगर कोई आपकी उस फ्रीडम को छीन रहा है तो आप कहाँ जाओगे, आप किसके पास जाओगे, है ना? कोई तो बंदा होना चाहिए जो आपकी सुनवाई करे। तो इसलिए क्या हो गया, आर्टिकल 32 बनाया गया। इस आर्टिकल 32 में क्या कर दिया गया, ये बताया गया कि अगर आपके कोई राइट्स छीनेगा तो आप आर्टिकल 32 की मदद से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा। क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? लोगों के लिए बना है, और लोगों के अधिकारों के लिए बना है। और लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? आर्टिकल 32। इसलिए इसको इसका हार्ट एंड सोल यानी हृदय और आत्मा कहा। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ये सिटीजन को पावर देता है कि सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है ना? और सिटीजन जो होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये कहता है आर्टिकल 32 की कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी बेसिक फीचर जो है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, किसी के फंडामेंटल राइट्स वगैरह हम छीन नहीं सकते। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, 5 तरीके के रिट्स होते हैं। क्या होता है? 5 तरीके के रिट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं हीबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्सियोरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। ठीक है, हीबियस कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, है ना। यू मे हैव द बॉडी, कहने का मतलब कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को आप क्या कर सकते हो, इलीगल तौर पे पकड़ के रख नहीं सकते। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं हो सकता पुलिस अपनी मनमानी करे, किसी को भी पकड़ के रख ले, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है मेंडेमस, वी कमांड। मतलब ये क्या होता है कि मान लो कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, XYZ, राशन दुकान वाला कोई बंदा है, पब्लिक सर्वेंट है, वो खाना जो उसका काम है, राशन देने का काम है, वो कर नहीं रहा, तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हो। तो ये कहता है कि भाई अपना जो मैंडेटरी काम है उसको करो, मेंडेमस, वी कमांड। फिर उसके बाद आता है सर्चियोरी, यानी टू बी सर्टिफाइड टू क्वेस एन ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट क्वेसी जुडिशियल बॉडी। मतलब कह रहा है कि आपके जो नीचे का जो बॉडी है ना, कोर्ट है, आप क्या कर सकते हैं, उसको क्वेस कर सकते हो। लाइक मान लो क्या हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला आया, कोई ऑर्डर हुआ, फिर मैं क्या कर गया, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं क्या, कहाँ चला गया, हाई कोर्ट में चला गया। तो जब आप हाई कोर्ट में चले गए तो हाई कोर्ट में क्या कर देंगे, हाई कोर्ट वालों को अगर लगा कि भाई ये ऑर्डर सही नहीं है, तो वो उस ऑर्डर को क्वेस कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है ना, यही चीज़ है। फिर उसके बाद आ रहा है प्रोहिबिशन, टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ लोअर कोर्ट्स एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। अब क्या हो रहा है कि जैसे कभी कभार ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कोर्ट है, ये वाला बंदा क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत कर रहा है ना। अपनी जो भी उसका जो जुरिस्डिक्शन है या ऑर्डर है या जो भी चीज़ है,
प्रॉपर नहीं हो पा रही सुनवाई, तो उसका जो हायर कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उसकी जो प्रोसीडिंग सुनवाई चल रही है उसको ख़त्म करके उस सब्जेक्ट को अपने पास में ले सकता है, टू स्टॉप प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर सकता है। फिर उसके बाद आता है क्यू वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब देखो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक ऑफिस में कोई बंदा बैठा हुआ था, उसका मान लो सपोज रिटायरमेंट हो गया, लेकिन अब भी वो बैठ के काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कोई भी बंदा उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि आप किस अथॉरिटी से वहाँ पर बैठे हो, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू वारंट, क्योंकि उसकी तो पोस्ट वहाँ पर है ही नहीं, है ना। ठीक है। भाई इसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या करता है, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। अब देखो क्या होता है, देखो हम बहुत सारे राइट्स एक कॉमन मैन को मिलते हैं, बट लेकिन जो बंदे आर्म्ड फोर्सेस में है, जो बंदे पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, पुलिस फोर्सेस में है, इंटेलिजेंसी एजेंसी, उन सबको नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है, वो कहीं पर कुछ बोल नहीं सकते खुलकर, क्योंकि भाई आप किसी एजेंसी में काम कर रहे हो, आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, आप तुरंत कहीं पर भी जा नहीं सकते, कहीं पर भी असेंबल नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक स्पेशल आइडेंटिटी हो अभी। तो इसलिए क्या होता है, आर्टिकल 33 क्या करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है, जो क्या करता है, इन बंदों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन और फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मान लो किसी भी जगह पे कोई एक घटना हो गई, बम फट गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे, है ना। मार्शल लॉ लगाने से क्या हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, टेम्परेरी तौर पे ख़त्म कर देंगे कई सारे अधिकारों को, है ना। जैसे कोई भी बंदा वहाँ पर तुरंत असेंबल नहीं हो पाएगा, जहाँ पर मान लो बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ या कुछ हो गया, तो ऐसे केस में आर्टिकल 34 का यूज़ किया जाता है। फिर ऐसे ही आर्टिकल 35 है, ले डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शेल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये कह रहा है कि जो ये लॉ हम बना रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, है ना, तो इसमें जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है, जो संसद के पास में है, ना कि जो राज्य के विधानसभा है उनके पास में। ठीक, तो आर्टिकल 35 से पार्लियामेंट को ही ये पावर देता है। फिर आर्टिकल 36 है, ठीक है भाई। तो अब ये आ जाता है डीपीएसपी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट ले लूँगा, है ना। तो अब देखो डीपीएसपी मैं सिंपल सा बताता हूँ, डीपीएसपी या जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कह रहे हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो क्या होता है कि देखो हमने क्या कर दिया कि हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बना दी, फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने सोचा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्टेट है, जो हमारी राज्य सरकार है स्टेट, वो उनके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, है ना। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, तो हमारे पास एक मोटो था कि प्रियम्बल में ये चीज़ें लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ऐसे ही कोई राज्य है, वो राज्य कैसे चलना चाहिए, राज्य का देखो क्या मतलब होता है, ये जो इन्होंने क्या मतलब होता है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो नागरिक हैं, उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, आपको क्या करना है, उनको प्रॉपर क्या करना है, उनकी लाइफ को बढ़िया बनाना है ना। वहाँ पे सोशियली जस्टिस इक्वालिटी लानी है, ठीक है, सोशली इक्वलिटी लानी है, सामाजिक तौर पे सारे इक्वल हों, इकोनॉमिक तौर पर सारे इक्वल हों, पॉलिटिकल तौर पर सारे इक्वल हों। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ों को लाना ज़रूरी है, मतलब जो राज्य फॉलो करेगा कि ऐसा ऐसा मुझे करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कर दिया गया कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए राज्य के लिए, है ना। और यहाँ पर अगेन आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, जो आर्टिकल 12 में भी था, ठीक है, वही सेम मीनिंग है। और इसी स्टेट में क्या होता है, कहता है कि एक स्टेट का मतलब, एक राज्य का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट, सरकार, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, मतलब सब कुछ जो गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट हो गई, पार्लियामेंट संसद हो गई, विधानसभा हो गई, या कोई लोकल अथॉरिटी हो गई, हर कोई स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है, हर कोई स्टेट माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 36। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द लीगल स्टेटस ऑफ द डायरेक्टिव, ये डीपीएसपी की बात करता है। अभी देखो हम किस में आ गए हैं, हम पार्ट फोर्थ में आ गए हैं, क्लियर हो गया, पार्ट फोर्थ में। इससे पहले हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे, जो 12 से 35 तक था, अब 36 से हम 51 पढ़ेंगे।
जिसमें 36 में स्टेट की डेफिनेशन दे रहा है, 37 में डीपीएसपी को लाने की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। तो और देखो क्या होता है कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, ये दिए गए हैं कि सरकार को इन्हें फॉलो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अगर फॉलो ना कर पाए तो भाई उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा कि भाई इन्होंने ये फॉलो नहीं करा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने डाल दिए कि भाई सरकार आएगी तो उन्हें ये फॉलो करने चाहिए। तो ये वही कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, आर लीगली नॉट लीगली इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। आप इसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या है कि हर एक जगह की कंडीशन अलग अलग है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई हर किसी बंदे को सेम तरीके की ड्रेस पहननी है तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं ये कहूँ कि हर कोई बंदा इतने टाइम पे उठेगा इतने टाइम पर सोएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि हर एक स्टेट के लिए वैसा पॉसिबल नहीं है, हर एक। तो इसलिए इसको नॉट इन्फोर्सिबल बनाया गया है। आप इसके मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सर ये जो स्टेट वाले हैं ना, ये मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ की एक लोकल अथॉरिटी है, ये ऐसा नहीं कर रही, जबकि लॉ में लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। मतलब वो चाहिए, ऐसा करना है ये नहीं लिखा है, चाहिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ज़बरदस्ती कोर्ट में लेके नहीं जा सकते कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आर्टिकल 37 यही बताता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर जस्टिस नहीं मांग सकते। ठीक। फंडामेंटल टू गवर्नेंस, और ये इसलिए दिया गया है, ये एक फंडामेंटल्स है कि कोई भी अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो वो जो स्टेट है वो अच्छे से चल पाएगा, वहाँ पर एक प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर वगैरह बन पाएगा। ठीक। ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट का काम बन जाता है, और ये स्टेट को एक मॉरल वैल्यू प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल सर्व्स एज गोल फॉर क्रिएटिंग ए वेलफेयर, तो यही जो मैंने बताया कि वेलफेयर स्टेट बनाएगा, लोगों के हित के लिए बनाएगा। और ऑफन कवरिंग एरियाज दैट कुड नॉट बी इंक्लूडेड एज इनफोर्सिबल राइट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये अब आपने देखा कि पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम डीपीएसपी के बारे में अगर हम जानें तो भाई ये जो डीपीएसपी होती है, ये देखो हमने देखा कि लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, ना ही नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं जिससे चलाई जानी चाहिए सरकार को। और ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, उधार में लिया था, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हमने आयरिश मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से हमने उधार ली है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है डीपीएसपी का, इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरिश का संविधान है, वहाँ से उधार लिया। और इसको हम करते हैं जनरली सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने के लिए, कि भाई समानता बनी रहे, है ना, सोशली तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। और इसका काम मेन मोटो क्या है, जो स्टेट है उसके वेलफेयर के लिए इसको बनाया जाता है। इंस्पायर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे भी ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ये जो डीपीएसपी है क्लास, इसको है ना मेनली 3 पार्ट में तोड़ा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हो रहा है कि इसको जब हमने बनाया तो हमने कई तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो किया, ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कुछ थे, समाजवादी सिद्धांत, मतलब सोशली तौर पे क्या क्या होना चाहिए। फिर हमने कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स लिए, गांधी जी के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ें सही हैं। फिर हमने कुछ लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी रखे कि किस तरीके से लिबरल और इंटेलेक्चुअल सिद्धांत भी हो सकते हैं जो हमारे लोगों के हित के लिए काम करें। तो इस तरीके से 3 मेन प्रिंसिपल्स थे जिनमें क्या कर दिया गया, हमने डीपीएसपी को तोड़ के बनाया। ठीक है, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जैसे एक आता है आर्टिकल नंबर 38 अनुच्छेद 38, जो ये कहता है द स्टेट shall thrive to promote the welfare of people by securing and protecting a social order by ensuring social, economic and political justice। मतलब कह रहा है कि एक जो स्टेट है, एक जो राज्य है, वो क्या करेगा, लोगों की भलाई के लिए वहाँ का जो सोशल ऑर्डर है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको सोशली, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक यानी आपका क्या कहते हैं, आर्थिक तौर पर, और पॉलिटिकल यानी आपका न्यायिक तौर पर आपको जस्टिस मिल पाए, सारी चीज़ें इक्वल हो, और इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, मतलब इनकम की इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, है ना, बीच में रहे, स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, फैसिलिटीज़ हर किसी को मिले, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हर किसी को मिले। तो इसलिए आर्टिकल 38 बनाया गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। फिर आर्टिकल 39 सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बनाया गया, द स्टेट सेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग। मतलब कह रहा है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है,
कुछ पॉलिसीज बना सकता है। किसके लिए? जैसे राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, मतलब वो राइट देगा कि उसके जो नागरिक हैं उनको क्या हो पाए, जीने के लिए सारी चीज़ें जो है प्रॉपर जो रिसोर्सेज है वो मिल पाए। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज सेल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। और कह रहा है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है, मतलब क्या होता है कि एक जो राज्य है या फिर जो हमारा देश है उसके पास क्या है कि बहुत सारा मटेरियल रिसोर्सेज है, चाहे लोहा हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि जिससे एक ही बंदा उन सब चीज़ों को लेकर बैठा रहे, वो कोशिश करेगा कि हर किसी के पास में वो जा पाए। स्टेट सेल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू एंड, और जो हमारा स्टेट है यानी हमारी जो सरकार है वो कोशिश करेंगे कि जो वेल्थ है, पैसा है, वो कुछ बंदों के हाथ में नहीं जाए। जैसे अभी के टाइम पर आप देखते हो कि अंबानी अडानी के पास में ज़्यादातर जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी हमें रोकने की कोशिश करनी है। लड़के और लड़कियों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, है ना, आप जितना काम कर रहे हो आपको उतना पैसा मिलेगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर, जो वर्कर हैं उनकी प्रोटेक्शन और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें लाई जाएंगी। चाइल्डहुड एंड यूथ सेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, और जो बचपन है और जो युवावस्था है उसका शोषण नहीं होगा। तो ये सब आर्टिकल 39 में लाया गया। फिर आर्टिकल 41 42 लाया गया। आर्टिकल 41 इसमें ये बताया गया कि आपको काम करने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है। टू पब्लिक असिस्टेंट इन और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओल्ड एज, सिक, डिसेबिलिटी, मतलब कह रहा है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, अगर आप बूढ़े हो गए हो, अगर आप बीमार हो, डिसेबल्ड हो, तो इसमें आपको मदद दी जाएगी। द स्टेट सेल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, और स्टेट ये भी देखेगा कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, है ना, तो आपको प्रॉपर कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन दी जाएगी कि आप वहाँ पर काम कर पाओ। और ऐसे ही जब कोई गर्भ अवस्था में होती है माँ, तो उनको रिलीफ भी दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 43 आया, ठीक है। तो इसमें स्टेट कह रहा है स्टेट सेल इंडेवियर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स ए लिविंग वेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जो स्टेट है वो क्या करेगा, जो वर्कर्स हैं उनको जो भत्ता मिलता है वो ऐसा होगा जिससे उनका जीवन यापन चल पाए। ऐसा नहीं है कि 50 रुपये आपने पकड़ा दिए, नहीं, इतना तो मिनिमम देना पड़ेगा, ये स्टेट इंश्योर करेगा। स्टेट का मतलब सब कुछ है यहाँ पर, है ना, वो इंश्योर करेगा। और एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो बन पाए, हमारा जो जीवन है वो चल पाए, डिसेंट जीवन। तो इन सब की व्यवस्था आर्टिकल 43 में स्टेट करेगा, ठीक है। 43A फिर आया, इसमें कहता है कि स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्री है उसका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या करेगा, जो वर्कर है अपना पार्टिसिपेट करेगा। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब कह रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन का जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसको बढ़ाएंगे, ताकि क्या हो पाए, पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी प्रिंसिपल। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक। तो इसमें आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब जैसे आपको पता है कि शहरों में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गाँव में प्रॉपर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाए, प्रॉपर रूल फॉलो हो पाए, तो उन सब के लिए गांव में क्या बनाया जाएगा, विलेज पंचायत बनाया जाएगा, ताकि वहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस चीज़ को चलाया जा सके। तो गांधी जी का भी यही मानना था, ये इसलिए कहा जाता है ये गांधीयन प्रिंसिपल है। फिर आर्टिकल 43 स्टेट सेल इंडिविजुअल टू प्रोमोट कोटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेट बेसिस इन रूरल एरिया। जो गाँव वाले इलाके हैं उसमें ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो कोटेज इंडस्ट्री है उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और जो कोऑपरेटिव बेसिस वगैरह है, मिलकर काम करने वाले जो होते हैं, कमेटी वगैरह, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। तो इसी का एक पार्ट 43B आया, जिसमें ये कहते हैं कि टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब इसमें क्या कर दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया और कहा गया कि हम क्या करेंगे, ऐसी खुद की वॉलेंट्री फॉर्मेशन लोग बना पाएंगे, उनको कंट्रोल देंगे, ताकि आप खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत ज़्यादा फायदे रहते हैं, है ना, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्या रहता है। वो क्या होता है कि एक तरीके की यूनिट होती है जो जो सारे लोग मिलकर चलाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं या किसी दूसरे की मदद करते हैं। और इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कह रहा है द स्टेट सेल प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि जैसे मान लो कोई जो अनुसूचित जनजाति
और अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जिनको अभी तक पढ़ भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसने कहा कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, इन वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए क्या करेगा, इन्हें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। यही है आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी में। तो आप इसके अकॉर्डिंग पे ये नहीं कह सकते कि किसी के फंडामेंटल राइट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते हो। आर्टिकल 47 ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ। मतलब ये वही कह रहा है कि स्टेट कोशिश करेगा कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो ड्रिंक है, ड्रग्स है ना, उनकी कंजम्पशंस को कम किया जा सके, जो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। फिर आर्टिकल 48 कहता है कि जैसे जो गाय हैं, काब्स हो गए है ना, बछड़े हो गए, या फिर कोई अदर मिल्च मतलब जो दूध देती हैं, उनका हम क्या करेंगे, स्लॉटर नहीं करेंगे, है ना, उन पर बैन लगाया जाएगा। तो इस तरीके का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं जिसको हमने कहा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल या फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें आर्टिकल 44 है। ये कहता है कि हर किसी का एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, एक बार सर्च करके देख लेना, है ना। फिर उसके बाद आर्टिकल 45 कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो भी छोटे बच्चे हैं, ठीक, जब तक वो 6 साल के पूरे नहीं हो जाते, 6 साल तक, तो हम उन्हें क्या करेंगे, उनकी चाइल्डहुड केयर भी देंगे और उनको एजुकेशन भी देंगे, है ना। इसलिए देखा होगा आपने आंगनवाड़ी वगैरह से खाना वगैरह भी आता है छोटे बच्चों को। आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। हम क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है मॉडर्न तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। इसमें आर्टिकल 48A ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, है ना। जो अपने फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है, उनका जो इन्वायरमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 49 द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट कोशिश करेगा कि उसके जितने भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है। फिर आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 50 कहता है द स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या करेगा, स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब क्या कह रहा है कि ये एक तरीके का स्टेट जो है वो सेपरेशन बनाएगा कि जो जुडिशरी है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उसको जो पब्लिक सर्विस की एग्जीक्यूटिव है उसको दोनों को क्या कर पाए, हटा के रख पाए। मतलब न्यायपालिका को जो कार्यपालिका है काम करने वाली, दोनों से हटा कर रखे, ताकि क्या हो कि दोनों के बीच में एक जैसी, मतलब इसके देखो अलग अलग फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो इसलिए इन दोनों को अलग करके रखा गया है। ये कभी आपको पढ़ना हो तो उस टाइम पर आपको आर्टिकल 74 के आसपास वाला जो एरिया है यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो जब पढ़ोगे तब समझ आएगा। आर्टिकल 51 कहता है कि इट डिक्लेयर्स दैट टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट सेल इंडिवियर टू। मतलब कह रहा है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है वो स्टेट को मेंटेन करनी है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, है ना। और जो हमारा राष्ट्र है उसमें भी हमें क्या करना है, अपने जो ऑनरेबल रिलेशंस उनके साथ में बना के रखने हैं। ठीक है। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, यही सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लोगे। ठीक। अब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे डीपीएसपी में कई सारे संशोधन हुए, जैसे एक 42वां संशोधन हुआ 1976 में। ठीक है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, जैसे एक 39A ऐड हुआ जिसमें ये कहा गया कि हम जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री लीगल एड देंगे, पढ़ने बढ़ाने के लिए उनको क्या करा जाएगा, उनको मतलब चीज़ें दी जाएंगी बढ़िया तरीके से। फिर आर्टिकल 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है उसमें क्या होगा कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा। आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो ये तीन चीज़ें किस में ऐड की गई, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, उसमें एक सेक्शन 2 ऐड किया गया। इट इंसर्टेड सेक्शन 2 टू आर्टिकल 38। मतलब आर्टिकल 38 का पार्ट 2 ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि द स्टेट इन पर्टिकुलर सेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेट क्या करेगा कि जो इनकम है उसका जो इक्वालिटी है उसको
कम करने की कोशिश करेगा इनइक्वालिटी को। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत अमीर हो जाए और बहुत गरीब हो जाए और बीच में कोई रहे ना, है ना। तो उस गैप को कम करने की कोशिश करेगा, स्टेटस को समान बनाने की कोशिश करेगा, फैसिलिटी सबको मिले इस चीज़ की कोशिश करेगा, अपॉर्चुनिटी सबको मिले इस चीज़ की कोशिश करेगा, है ना। इट ऑल्सो एलिमिनेट्स द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट को हटा के राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर 86th अमेंडमेंट 2002 आया, जिसमें क्या हो गया कि इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकल 45 जो है उसका जो सब्जेक्ट मैटर था, लैंग्वेज थी, उसको चेंज कर दिया गया, है ना। एडमिट एलिमेंट्री एजुकेशन, और क्या कर दिया गया, एक एलिमेंट्री एजुकेशन उसको फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया गया। ऐसे ही 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 आया, ठीक है ना, जो 2012 में फरवरी में इफेक्ट हुआ। इसने 43B ऐड किया, जो ये कहता है डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटो। ये जो हमने पढ़ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वॉलेंटरली आप लोग खुद से बना सकते हो, फंक्शनिंग कर सकते हो, चला सकते हो उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डीपीएसपी। अब देखो क्या हो गया ना कि बहुत सारे केसेस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनके बीच में चले टाइम टू टाइम। जैसे एक केस हुआ जिसको हम कहते हैं चंपकम, ठीक है, दोराई रंजन और स्टेट ऑफ मद्रास, जो 1951 में हुआ था। इस केस में क्या हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई सा भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, तो हमेशा क्या होगा कि जो फंडामेंटल राइट है उसको प्राइम माना जाएगा। इट डिक्लेयर दैट द हैव टू कॉन्फॉर्म टू एंड रन एज सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। मतलब कुछ भी अगर होगा तो हम फंडामेंटल राइट को पहली प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद हम डीपीएसपी को देखेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है ना वो मेन बेसिक फीचर है, इसलिए हम उसको कम नहीं कर सकते। फिर क्या कह रहा है, इट ऑल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय, और इसने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, ठीक है। फिर एक गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ 1967 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती इसको, ठीक है। इवन फॉर, बेशक से आप डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अमेंड कर लो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। इन्होंने जजमेंट को चेंज कर दिया, इट वाज कॉन्ट्राडिक्टरी। और ये क्या हो गया, इसका एक पहला केस था शंकरी प्रसाद केस, उसमें इन्होंने कुछ कहा और अभी इन्होंने कुछ कह दिया, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में इन्होंने कहा था कि कर सकते हो, या फिर इस केस में इन्होंने कहा कि कर सकते हो, लेकिन 1967 वाले केस में कह दिया कि नहीं कर सकते हो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस आया केशवनंद भारती केस, जो स्टेट ऑफ केरला के साथ हो रहा था 1973 में, ठीक। तो इन्होंने क्या करा, एक जो 1967 का था, कहाँ गया ये वाला गोलकनाथ वाला जो केस है 1967 का, इन्होंने फिर से क्या कर दिया, उस जो वर्डिक्ट था उसको चेंज कर दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट जो है ना वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्रियम्बल है, बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कुछ भी जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे जीने का अधिकार होना चाहिए, लिवलीहुड का अधिकार होना चाहिए, बोलने का, तो आप बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को जो प्रियम्बल में लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस तज द राइट टू प्रॉपर्टी, और इसके बाद क्या हो गया, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा के 300A में ऐड कर दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद 1980 मिनर्वा मिल और यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस केस में भी क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये कहा कि पार्लियामेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक फीचर को वो चेंज नहीं कर सकती है। ये सारे डिफरेंसेस है, ये आप देख सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वन शॉट वाली पीडीएफ में भी ये चीज़ें हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई, इसमें क्या हो गया, इसमें ये चीज़ इसलिए लाई गई कि जैसे एक सरकार का कर्तव्य है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसी तरीके से हमने क्या कर दिया कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ आगे चलकर ऐड कर दी, और उसमें कहा कि ये भी जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए। अगर मान लो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे 10 बंदे क्या कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद जो अपना कचरा है उसको सही जगह पे रखते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो आप भी ये देखकर उसको कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश करोगे। इसको कहते हैं कि मौलिक, जो आपको क्या आता है कि इंस्पिरेशनल वो आता है कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए। तो इसी बेसिस पे क्या हो गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य बनाए गए कि अगर हम इसको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आर्टिकल 51 में एक और पार्ट ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 51A, और पार्ट 4A बन गया जो, ठीक है, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अकॉर्डिंग जिसको बनाया है।
ऐड किया गया और ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, बाद में एक और जोड़ दी, तो अब कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और ये 11 वाली 86th अमेंडमेंट 2002 वाली है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ोगे आराम से बैठ के, है ना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन में मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, आप देखोगे बहुत आराम से होगा। और ये सारी चीज़ें है ना मैं पहले ही वन शॉट में पढ़ा चुका हूँ, तो कोई बंदा वन शॉट भी अगर देख के गया होगा ना एनटीपीसी के क्वेश्चन लगा देगा, 10 में से कम 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला देखते हैं। व्हेन वाज द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज ए डायरेक्टिव एडिड। ये मैंने बताया था 1976 का एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें आपको क्या कर दिया गया, ये वाला पार्ट ऐड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द पार्लियामेंट केसेस डिड कोर्ट रिस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट फ्रॉम कर्टेलिंग एनी फंडामेंटल राइट। यह भी केशवानंद वाला भारती वाला केस हुआ, जिसमें क्या हुआ, जिसमें ये जो पार्लियामेंट जो अपना कोर्ट था उसने ये बोला ना कि पार्लियामेंट जो होती है फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन बाद में फिर इन्होंने ओवर रूल्ड करके ये कह दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो उसको चेंज कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकती। It which year was the right to property removed from the fundamental right of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से ईयर में? 44th 44वां संशोधन हुआ, 44th अमेंडमेंट 1978 में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसको हटाकर 300A में ऐड कर दिया। फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको एक नॉर्मल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन विच ईयर वाज द प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड? ये आपको पता है, टू द पुअर एडिड टू द डीपीएसपी। डीपीएसपी में फ्री लीगल एड 1976 में, जो मैंने आपको बताया था कि कई सारे अमेंडमेंट हुए, तो उसमें एक और अमेंडमेंट, एक और पार्ट ऐड किया गया 1976 में, जिसमें फ्री लीगल एड को ऐड किया गया। ठीक है, ये आप पढ़ोगे डिटेल में, जो मैंने पढ़ा है उसी के अंदर सारे मिल जाएंगे। कितने रिट्स एक जो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? 5 रिट्स हैं, ये हमने देख लिया था, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। फिर उसके बाद कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडिड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने देखा आर्टिकल 43B था, जिसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुआ, जिसमें हमने जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको वो फ्रीली बना पाए, खुद से चीज़ों को क्या कर पाए, असेंबल कर पाए, खुद से बना पाए, तो इस चीज़ के लिए उसको ऐड किया गया था। और ये 2011-2012 में ये इफेक्ट में आ गया था, 2011 में हुआ था। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द डीपीएसपी? कौन सा आर्टिकल है ये आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 36 में तो स्टेट की बात की गई है, और आर्टिकल 37 में एक्चुअल में डीपीएसपी की बात की गई है। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू पुअर? आर्टिकल 39A, ठीक है ना, जिसको अभी हमने ऐड करवाया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स अबाउट द डायरेक्टिव फॉर स्टेट्स टू मेक प्रोविजन फॉर पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? आर्टिकल 48 में ये मेंशन्ड है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है ना, या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक असिस्टेंस या सहायता प्रदान करेंगे, सार्वजनिक सहायता। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स अबाउट ए डायरेक्टिव टू स्टेट्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ठीक है ना, तो इसमें आर्टिकल 51D है, जो बताएगा कि अगर इंटरनेशनल तौर पे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए बताएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी इज नॉट एडिड? कौन सा नहीं ऐड हुआ है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 97th वाला था। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स अबाउट द डायरेक्टिव फॉर द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल? है ना, तो ये कह रहा है कि जो प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए जो सोशल ऑर्डर को सिक्योर करे, वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 38 है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन? कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट 4th में मेंशन नहीं है? प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। आपने लैंग्वेज के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा डीपीएसपी में। प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है वो आर्टिकल 351 में आता है, जो आर्टिकल जो 16 है उसका हिस्सा है। ठीक है ना, जो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, नोट पार्ट 4th। और ये पार्ट 4th में नहीं है, ये पार्ट
यहाँ पर 17 में है, ठीक है ना, 16 नहीं 17 में है आर्टिकल 351, जो ये कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डायरेक्टिव्स टू द स्टेट फॉर टेकिंग स्टेप्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? आर्टिकल 47 कहता है डीपीएसपी में। Which constitutional provision directs the state to ensure that justice is not denied to any citizen due to economic or other disabilities? तो ये मैंने बता दिया, इकोनॉमिक हम क्या करेंगे, हम उसको वो करेंगे, असिस्टेंट, पब्लिक असिस्टेंट करेंगे जो डिसेबिलिटी वाला बंदा हो, ठीक है, या कुछ और हो, तो वो आर्टिकल 39A में कहा गया है। ये हमने देख लिया। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97th अमेंडमेंट एक्ट। 44th वाला क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो, और ये देख लेना भाई गोवा ने किया है आई थिंक सबसे पहले। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर स्टेट टू मेक लॉज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स? मोन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करेगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 49 कहता है। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्टेट्स अबाउट द मिनिमाइजेशन ऑफ इनक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़? ये हमने देख लिया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में ये आया था, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 38 था, फिर इसके साथ में आर्टिकल 38(2) ऐड हुआ जिसने इस चीज़ के बारे में कहा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जस्टिस, जो सोशल ऑर्डर है और जो वेलफेयर है उसको बनाए रखना, उसको बढ़ावा देना। फ्री लीगल एड 39A, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन? सो मतलब कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, नेशनल सर्विस देनी पड़ेगी जब आपको बुलाया जाएगा। ये आर्टिकल 51A का डी कहता है, मतलब किसी बहुत इमरजेंसी में देश को ज़रूरत पड़ी तो इस टाइम पर ऐसा किया जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जो क्या करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाता है, बचाने के लिए कहता है, और वायलेंस ना करने के लिए कहता है। आर्टिकल 51A का पहला पार्ट, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज से है। फिर कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स लॉज वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एज वर्ड? तो ये वही कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो क्या कर सकता है, किसी भी ऐसे लॉ को जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 13 जिसको हमने जुडिशियल रिव्यू में देखा था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ सिटीजन्स टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री? आर्टिकल 19 में हमने देखा कि कहीं भी जाके वो रह सकता है। द पावर टू इशू रिट, आर्टिकल 32 में जो रिट्स हैं उनको इशू करने की पावर है, और आर्टिकल 226 में है हाई कोर्ट के पास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए दो पार्ट थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई थी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट? आर्टिकल 18, इसमें कोई सा भी टाइटल हो उसको एबोलिशन करने की बात की गई है। आर्टिकल इंडियन स्टेट्स फ्रॉम, हाँ टाइटल्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट अगर वो मतलब हमें सैन्य से मिल रहे हैं, मिलिट्री हैं, या फिर हमें एजुकेशन से मिल रहे हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट? ये वो वाला आर्टिकल है जो ये कहता है कि आपको वो नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे, है ना। तो आर्टिकल 15 ये कहता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 14 साल से नीचे के बच्चे किसी भी हजार्डस प्लेस में काम नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 97th अमेंडमेंट एक्ट। विच फंडामेंटल राइट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002? तो ये क्या करता है, ये कहता है कि चिल्ड्रन जो है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन? आर्टिकल 30, है ना। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव डिक्रीज फंडामेंटल राइट फ्रॉम 7 to 6? जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, 300A में ऐड कर दिया गया, जिससे 7 फंडामेंटल राइट थे, फिर वो 6 हो गए। किस में हुए? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। कह रहा है विच फंडामेंटल राइट वाज सब्जेक्टेड टू एडिशनल रिस्ट्रिक्शन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951? Which fundamental are subjected to additional restrictions by the First Amendment Act of 1951? Right to freedom of speech and expression.
अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर एब्सोल्यूट, गलत है। मैंने 19 वाले में ही बताया था कि वो एब्सोल्यूट नहीं होते, उन पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। Which article of the Constitution of India provides a right to profess, practice and propagate religion? Article 45, 45, 46, 47, सॉरी 25 है ना, 25, 26, 27, 28। Which of the following reads protect the right to life and personal liberty mentioned in the Constitution of India? Habeas corpus, आपको जबरदस्ती रखा नहीं जा सकता, है ना, आपको छोड़ना पड़ेगा, इलीगल तौर पे आपका पकड़ नहीं सकते। Which article of the Indian Constitution promotes the spread and development of Hindi? Article 351, जो हिंदी के प्रमोशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज द सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव इन रिलेशन टू, क्या मतलब है? सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव का मतलब होता है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करता है, इसी को हम कहते हैं सेंटिनल ऑन द क्वीन वाइव, ये आपको याद रखना है ना। द फ्रेज मीनिंग्स, तो ये फ्रेज कहता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है एक विजिलेंट गार्ड है, एक अलर्ट की तरह है, जो हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बचाता है, ठीक है, जो पार्ट 5th 3rd में है। और ये जो फ्रेज है इसको 1952 में एक केस हुआ था मद्रास और वीजी राव के बीच में, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था, ठीक है भाई। तो कैसी लगी ये वीडियो भाई? अगर बढ़िया लगी है ना तो इसको ज़रूर शेयर करना भाई, और कुछ ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, 1-2 पार्ट और आएंगे, फिर पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।